दोस्तों नमस्कार। मैं चित्रकार रूपचंद आप सबके समक्ष इस लाइव जो वीडियो है इसमें मैं आया हूँ अंश फाउंडेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं पता करना चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे कोई मैसेज करके बता दें, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। जी आकाश जी, शुक्रिया। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सभी को? जी तो दोस्तों ओके, तो थैंक यू अंजलि गुप्ता जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो फाउंडर हैं अंश फाउंडेशन की, अंजलि गुप्ता जी का, कि जिन्होंने ये कितना सुंदर जो प्लेटफॉर्म है मुझे दिया कुछ मेरी अपनी बात रखने के लिए। एंड सबसे पहले यही है, ये तो एक बहाना है किसी टॉपिक को लेकर और कुछ बात कही जाए, तो असली चीज़ यही है कि जो हमारा जो टॉपिक है क्रिएटिविटी से रिलेटेड उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन उसी टॉपिक के माध्यम से कि क्रिएटिव सोच कैसे बनाएं, कुछ मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें मैं कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी काफ़ी क्रिएटिव हैं, सभी जानते ही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे जो जुड़ रहे हैं इस बीच में थोड़ी वार्तालाप भी होती रहेगी। आकाश सिंह जी आप जुड़े हैं, धन्यवाद। और संतोष कुमारी जी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के जुड़ने का, अपना कीमती समय यहाँ पर निकालने का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मैं चित्रकार रूपचंद हूँ और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ और बहुत ही जो है मिडिल क्लास फैमिली, उससे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ। हालात मेरे और मेरे परिवार के इस तरह से नहीं थे कि ठीक तरीके से जो है पढ़ाई हो सके और कोई उस तरह से हम आगे बढ़ सकें। फिर भी अपना गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए जो कला का शौक़ था, हाँ, वो बचपन से रहा थोड़ा थोड़ा, और उसी चीज़ को आगे जाके जो है अपने फाइन आर्ट्स का जो इंस्टीट्यूट है एक, उसे ज्वाइन करा, वहाँ से 3 साल और एक 4 साल का जो डिप्लोमा कोर्स किया मैं वहाँ से। तो शुरुआत वहीं से हो गई थी। अगर देखा जाए क्रिएटिविटी की, अगर बात की जाए कि क्रिएटिव सोच कैसे बनाएं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा मैं बात करूँगा। अनीता गोयल जी आपका स्वागत है, शिवानी गुप्ता, राज कुंवर बिष्ट जी आप सभी का स्वागत है, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। तो शुरुआत अगर की जाए, देखो क्रिएटिविटी के आप सभी को मालूम है, आप सभी क्रिएटिव पर्सन है, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं, साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करूँगा कि जीरो से लेके और इस लेवल तक जो मेरी जो यात्रा रही है तो वो किस तरह की रही है। अभी एट प्रेजेंट जो है मैं एक आर्टिस्ट तो हूँ ही, पेंटिंग का निर्माण करता हूँ, आप सभी को मालूम है। और हमारे एक इंस्टीट्यूट है रूपचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट के नाम से, जो कि हमारे एक अशोक विहार में जो ब्रांच है। उसके बाद हमारी जो दूसरी ब्रांच खुली वो अमेरिका में खुली है और वो कैलिफोर्निया में। उसकी भी एक थोड़ी सी कहानी बताऊँ किस तरह से हुआ। और तीसरी ब्रांच हमारी पंजाबी बाग में जो है खुल चुकी है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अभी ये सारी ब्रांचेस अभी बंद है। जो क्लासेस हैं हमारी वो ऑनलाइन ही जो है हमारी यहाँ पर चल रही है। अपना ये मेरा स्टूडियो घर है, तो मैं यहीं से ही मैं क्लास अपनी ले रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जो है जुड़े हैं। और जैसे मैं बात कर रहा था पहले, ये जो क्रिएटिविटी का टॉपिक है, क्रिएटिव सोच कैसे बनाएं,
वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो ये जानिए क्रिएटिविटी है क्या, किस तरह से हम उसे सोचते हैं। तो क्रिएटिविटी मतलब कुछ नए थॉट्स, नए आइडियाज़ की तलाश है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सोचते हम सभी हैं, सभी का हमें मालूम है। अगर इसमें देखा जाए तो कहा जाता है जो 5 साल का जो बच्चा होता है वो 91% जो है क्रिएटिव होता है, और 10 साल का बच्चा जो है फिर 30% तक अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर पाता है। इसी प्रकार जब बच्चा वो 15 साल का हो जाता है तो वो 12% तक आ जाता है, और 20 साल से ऊपर सिर्फ 2% ही जो हैं लोग अपनी जो असली क्रिएटिविटी है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिएटिविटी जो है उस आधार पर बच्चों में किस तरह से रहती है, और धीरे धीरे हम उसे किस तरह से जो है वो कम होती हुई चली जाती है। इसका क्या कारण है उसे भी हमें सोचना पड़ेगा, ये चीज़। तो इसमें अगर बात की जाए और क्रिएटिव मतलब इस तरह के जो क्रिएटिव लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, जैसे कि एक सिंपल एक पेंसिल का निर्माण किसी ने किया। पेंसिल के निर्माण में तो उसमें देखा गया कि उस पेंसिल में कुछ उन्होंने जो है लास्ट में आपने देखा होगा कुछ सीड्स डाल दिए। तो वो सिर्फ एक ही किसी को आइडिया आया, उस सीड्स का जो इस्तेमाल किया गया कि जैसी पेंसिल ख़त्म होगी उसके बाद किसी भी उसमें मिट्टी में उसे अगर डालेंगे तो उस हिसाब से वो एक पौधे का निर्माण उस तरह से जो है हो जाएगा, वो बड़ा भी हो सकता है। तो एक तरह से एक सोच को बढ़ाया गया। इसी तरह से देखा जाए तो एक अगर क्रिएटिविटी की उसमें बात की जाए तो एक सिंपल एक उदय कुमार धर्मालिंगन जी रहे, तो जिन्होंने जो है 2010 में एक लोगो का निर्माण किया जो हमारे रुपीस का निर्माण था। तो सिंपल र को आपने देखा होगा ऊपर एक इस तरह से एक लकीर खींचने से ही उस तरह से एक निर्माण हुआ। तो इस तरह से काफ़ी हमारे क्रिएटिविटी के हिसाब से देखे जाएं बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे जो है सुदर्शन पटनायक जी हैं जो सैंड आर्टिस्ट हैं, विलास नायक हैं जो स्पीड जो है पेंटिंग करते हैं, तरह तरह की क्रिएटिविटी और इस तरह से। तो ये ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे जितने भी कलाकार हुए हैं। तो इस पे हमें देखना पड़ेगा लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ है। हाँ, यस क्रिएटिविटी कैन बिगन एनीवेयर। यस अंजलि जी। तो असली चीज़ ये देखना है कि क्या चीज़ है, किस तरह से एक्टिविटी के जो एक्सपेक्ट्स हैं वो मेन है 2। तो जिसमें एक तो थिंकिंग है, उसमें थिंकिंग का है, सोच का काम है। फिर उसका है एक दूसरा प्रोड्यूसिंग। ये मेन उसके एस्पेक्ट्स रहते हैं जो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग है। और अगर क्रिएटिविटी की अगर और बात की जाए तो उसमें कुछ 3 वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा समझना ज़रूरी है और फिर अपनी बात को और आगे रखेंगे। तो पहली चीज़ तो क्रिएटिविटी है ही, दूसरा है इनोवेशन, और तीसरा है इमेजिनेशन। ये हालांकि तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं जी। तो वाई दिस क्रिएटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एज। यस डेफिनेटली, जैसे जैसे हमारा जो है बच्चों का लेवल जब बढ़ता जाता है हम बड़े होते जाते हैं। पिकासो जी ने भी बहुत अच्छा कहा था, आप सभी को मालूम है कि जब बच्चा एक कलाकार होता है तो वो सभी बच्चे एक कलाकार होते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो ये असली बात ये है कि कितने आर्टिस्ट बन पाते हैं उसमें से। तो ये असली चीज़ है। तो बात वही है क्योंकि बच्चा एक बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह रहता है, आप सभी को मालूम है। मतलब उसे जैसे मर्जी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन जैसे जैसे उसे वो बड़ा होता है, सोसाइटी में जाता है, तो उसमें बहुत सारी वो उसमें एक बाउंडेशन आने लगती है ना। तो जैसे उसे एक जो डायरेक्शंस रहती हैं तो उस डायरेक्शन में उसे एकदम वो रूल रेगुलेशंस में बन जाता है। तो क्रिएटिविटी मतलब असली क्रिएटिविटी तभी निकल पाती है कि बच्चा जो है कोई ध्यान नहीं रखता। अगर वो कुछ गलती भी कर देता तो हम देखते हैं कि हाँ कि भाई हम उसे माफ़ कर देते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, बच्चा है।
तो असली चीज़ है क्रिएटिविटी। अगर देखा जाए तो अगर मैं उस हिसाब से कहूँ तो जो रूल रेगुलेशंस हैं उन्हें आप जब एक तरह से ब्रेक करते हैं तो असली क्रिएटिविटी तब निकल कर आती है। तो लेकिन ज़रूरी है पॉजिटिव वे में, ठीक है। उसका मतलब यह नहीं कि हम ट्रैफिक में जा रहे हैं और अपना रूल ब्रेक करें जी क्रिएटिविटी है। तो जितने भी आप देखें, अगर हम कोई जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी बात करें अगर उस फील्ड में, तो जो भी कुछ अगर डिफरेंट करेंगे उस हिसाब से नज़र आते हैं कि जो भी या कपिल शर्मा के शो में अगर हम देखें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसा, मतलब जो सिंपल बातें हम कर रहे हैं अगर बात की जगह हम कुछ उसे उल्टा कहना शुरू कर दें किसी तरह से, तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उस हिसाब से निकल कर आने लगती है। तो आकाश जी, बहुत अच्छा आपका सवाल था कि किस तरह से ये मतलब बढ़ते हुए उम्र में कम होती जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसके पीछे मेरी जो है सोच है। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो मैं बता रहा था, एक तो थिंकिंग है और प्रोड्यूसिंग तो बताया था जी, और बाकी जो 3 जो वर्ड हैं उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम अब आगे की बात करते हैं। तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इमेजिनेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, क्रिएटिविटी मतलब एक आइडिया भी क्या, कुछ नया आइडिया, कुछ डिफरेंट सोच और उससे अलग, तो उस चीज़ को हम उस कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद इमेजिनेशन है, ठीक है। इमेजिनेशन मतलब कि हमारी कल्पना है वो, ठीक है। मतलब इमेजिनेशन है यानी कि कोई भी उसमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्रिएटिविटी को, तो वो इम्पोर्टेंट है। असली चीज़ है फिर इनोवेशन मतलब इम्प्लीमेंट किया है हमने अपनी क्रिएटिविटी को, तो उस इनोवेशन पे काम होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है एक थोड़ा सा एक इसका मैंने एक्सप्लेन बताया है कि किस तरह से जो है क्रिएटिविटी की सोच हम इस तरह से आगे हम बढ़ाते हैं, ये चीज़ है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है कुछ क्योंकि टाइम बाउंडेशन है थोड़ा सा, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो कुछ मेरी जैसे लाइफ से मैं अभी बता रहा था, मैं जैसे इंस्टीट्यूशन में आया अपने, तो अपना जो मैंने आर्ट कोर्स किया, फाइन आर्ट्स का कोर्स किया, तो मैंने 3 साल का किया, फिर उसमें 1 साल का किया। तो उसमें सबसे पहले ये था कि मुझे जो है कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है मुझे एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट ईयर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो वहाँ पर नहीं हुआ किसी कारण से, क्योंकि एकदम इस तरह से बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहा कि फिर मेरा शाद ओकली स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। काफ़ी जो है कला का काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे लेके सोचते हैं कि 1 साल वहाँ करके और फिर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में जो कर लूँगा। तो मैंने भी ऐसा सोचा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद फिर वहाँ पर मैंने 1 साल अच्छे से पढ़ाई की और देखा तो बहुत अच्छा हाथ हो गया था। और फिर मैंने जब फॉर्म का जब टाइम आया कि यार इसका चलो अब एडमिशन वहाँ पे भरा जाए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी भरा कि चलो वहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन मेरी सोच फिर वहाँ से बदलनी शुरू हुई। मैंने कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अगर कॉलेज है, कोई भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किससे होती है, वो वहाँ के जो है स्टूडेंट से होती है, वहाँ के जो भी लोग हैं उनसे होती है। तो मैंने कहा नहीं, तो इसे क्यों ना कॉलेज ऑफ आर्ट बना दिया जाए, इस तरह से हम मेहनत करें, काम करें और इस तरह से हम आगे बढ़ें, तो ये ज़रूरी हो जाए। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं जो है उसमें नहीं भरूंगा और फिर मैं इसे अच्छे से मेहनत करके और यहीं पर इसे इस लेवल का काम करना है कि उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो फिर मैं वहीं रहा। उसका फिर नतीजा ये हुआ कि जब मैं सेकेंड ईयर में वहाँ पर पहुँचा, तो सेकेंड ईयर में क्या रहा, अंजलि, यस समथिंग पीपल डू एनीथिंग इन नेम ऑफ क्रिएटिविटी। जी 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 बिल्कुल, यस, इनोवेशन इज़ द सीड। यस, बिल्कुल ठीक कहा अपना अंजलि जी। तो मैं अपनी बात बता रहा था कि जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो क्या हुआ कि मेरी एक आदत थी कि जो भी कोई कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना है और बस पार्टिसिपेट करके भूल जाना है, क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो मैं एक जो अपने इंसिडेंट से रिलेटेड उस जो क्रिएटिविटी की जो बात चल रही है कि हम किस तरह से डिफरेंट सोच के और मैं धीरे धीरे जो इस लेवल तक पहुंचा हूं, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूं। तो
वहाँ क्या हुआ कि मैं जब इसी तरह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की आदत थी, तो एक कंपटीशन आया उस समय, नवभारत टाइम्स हमारे घर में आता था। तो उसमें एक छोटा सा कॉर्नर में एक ऐड आया, तो उसमें मैंने देखा कि भाई कौन सा ऐड है, तो देखा एक कार्टून कॉन्टेस्ट था। तो उस कार्टून कॉन्टेस्ट में जो है एक फैमिली प्लानिंग पे था, और उसमें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ था कि भाई मैसेज ये होना चाहिए कि स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार जो है खुशहाल परिवार, इस तरह से मैसेज जाना चाहिए। तो मैंने उसे सोचा समझा कि अब मैंने से क्या किया जाए, किस तरह से बनाया जाए। तो और उसमें जो प्राइज़ मनी थी, 20,000 फर्स्ट प्राइज़, 10,000 सेकंड प्राइज़, और थर्ड प्राइज़ 5,000, और 10 कंसोलेशन प्राइज़ थे जो कि उसमें मेंशन नहीं थे, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया घर की हालात भी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कलर्स के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी बड़े मुश्किल से कहना पड़ता था घर पे कि भाई मुझे ये कलर्स चाहिए, या इस तरह आपको पता ही है कि आर्ट फील्ड में किस तरह से मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो खैर कॉम्पिटिशन्स वगैरह उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और जहाँ पे एड्रेस था उस एड्रेस पे जो है मैंने बाय हैंड पहुँचा दिया। करीब फिर मैं भूल गया, करीब 4-5 महीने के बाद एक घर पर जो है कोरियर से चिट्ठी आई। तो उसमें यही मेंशन था कि भाई ये जो एक कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें जो है आपका कोई प्राइज़ आया है, और प्राइज़ जो उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि कौन सा प्राइज़ है। तो मुझे पहले तो पता नहीं चला जी कौन सा कंपटीशन, काफ़ी समय हो गया था। तो मैंने फिर भी देखा अपनी फाइल में निकाल के, यार ये कौन सा है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों ने जॉइंटली ये ऑर्गेनाइज किया था। तो मैंने चलो देखता हूँ, एक बार निकाल के देखा तो मुझे वो कटिंग नज़र आ गई। मैंने देखा कि अरे यार इसमें तो है, प्राइस तो लिखा हुआ है, प्राइस 20,000 का फर्स्ट प्राइज़ है। तो नज़र उसी पे गई सबसे पहले, क्या प्राइस हो सकता है, 20,000 फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ 10,000, और थर्ड प्राइज़ जो 5,000। तो उस चीज़ को बाद जो है अपना मैंने कहा चलो, और 10 कंसोलेशन प्राइज़ हैं। तो उस चीज़ को मैंने जो है देखा कि मैंने चलो कोई कुछ ही ना हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कम से कम जो है कंसोलेशन तो आ ही जाएगा। तो उस बात को समझते हुए, और उसमें एक डेट दी थी, वो निर्माण भवन में जो है नई दिल्ली में उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, और उसमें मेंशन था सिर्फ आपके साथ कोई भी एक व्यक्ति आ सकता है। खैर तो मैं और मैंने जो मेरे बड़े भाई थे, तो हम दोनों जो है साथ गए जिस समय वो डेट थी अवार्ड सेरेमनी की। हमने एंटर किया तो सबसे सामने एक वो रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने कहा जी हाँ जी कहाँ जाना है। तो मैंने कहा जी हमारा एक प्राइज़ है, ये लेटर है, आप देख लीजिए। कह रहे अच्छा वेरी गुड, आपका तो वेट हो रहा था जो प्राइज़ विनर्स हैं, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, वहाँ पर जो है ये एक सेरेमनी चल रही है। ठीक है, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाके हमने डोर एंड जो है जैसे खोला तो देखा तो एक बड़ी सी राउंड टेबल लगी हुई थी, और उस राउंड टेबल में काफ़ी मतलब सिलेक्टेड कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ और भी पर्सनैलिटी वगैरह। तो जैसे मैंने एंटर किया तो कुछ कार्टून्स लगे हुए थे, जो मैंने भेजा था वो F3 साइज़ में था, लेकिन उसमें जो मेरा कार्टून था वो काफ़ी बड़ा करके सभी के थोड़ा इनलार्ज करके फोटो स्टेट करके बड़े बड़े करके लगा रखे। तो मैं अंदर घुसा, मैंने कहा भाई साहब ये देखो मेरा कार्टून वो लग रहा है। तो वो खुश हुए कि अच्छा हाँ हाँ चलो वेरी गुड। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी कोई वहाँ पे एंटर के पे कोई मिले। तो मैंने कहा जी इस तरह प्राइज़ वगैरह करे, अच्छा आप बैठ जाइए। तो उन्होंने फिर प्राइज़ देना शुरू किया। प्राइज़ जो देना शुरू किया वो लास्ट से शुरू किया। ये जो कॉन्टेस्ट था इसमें कोई एज ग्रुप नहीं था, सबसे बड़ी बात उसमें कोई मेंशन नहीं था, और मैं उस समय करीब 20-21 साल का था। तो कोई बात नहीं, तो उसमें उन्होंने पीछे से शुरुआत की, पहले 10 कॉन्सोलेशन प्राइज़ करे। कॉन्सोलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा अब आएगा नाम, अब आएगा 9 10 कॉन्सोलेशन ख़त्म हो गए, नहीं आया। तो उसके बाद फिर कौन प्राइजेस उन्होंने शुरू करे कि उसमें थर्ड प्राइज़ गोज़ टू दिस, कोई अपना यहाँ से हरियाणा टाइप से कहीं पे से थे कोई। फिर सेकंड प्राइज़ दिया उन्होंने, सेकंड प्राइज़ गोज़ टू दिस। तो फिर काफ़ी जो है एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई कह रहे कि भैया तेरा तो फर्स्ट प्राइज़ ही है। तो बड़ी खुशी हुई, तो कहा कि फ़र्स्ट प्राइज़ गोज़ टू मिस्टर रूपचंद, और ये उनका जो कार्टून है फर्स्ट प्राइज़ आया। तो मैं उस समय कॉलेज में था जैसे मैंने बताया, तो और मैं वहाँ पर गया जैसे ही उनके पास, और वहाँ पर जो है कोई मतलब मिनिस्ट्री से कोई आए हुए थे, तो उन्होंने उस प्राइज़ को मुझे दिया, और वो चेक दिया 20,000। वो मेरा लाइफ का सबसे पहला नेशनल लेवल का प्राइज़ था,
और वो कई कह सकते हैं एक तरह से जो एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का, क्योंकि उसमें 20,000, ये बात है 95 की, तो उस समय बहुत मायने रखते थे खासकर मेरे लिए। तो वो 20,000 का चेक मुझे मिला और उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा, अरे यू आर स्टूडेंट। मैंने कहा जी अभी मैं स्टूडेंट हूँ और जो है मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो और वहाँ पे जो दूसरे थे, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कोई अच्छी एज के थे और बड़े बड़े कुछ कार्टूनिस्ट उस तरह से आए हुए। तो लेकिन अब उसमें बना क्या था, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने कार्टून बनाया था जिसमें मैंने एक तराजू बनाई थी, एक हाथ इस तरह से पकड़ा गया था, उसमें एक फैमिली प्लानिंग का चिन्ह बनाया था और उसमें एक जो पलड़ा दिखाया था, एक तरफ हैप्पी फैमिली थी जो है जिनका जो है स्तर बढ़ रहा था, और एक तरफ जो है उसमें जो लार्ज फैमिली थी, बहुत सारे बच्चे, इस तरह से वो अपना नीचे का जो है उनका स्तर डाउन हो रहा था। तो ये उस स्तर को मैंने चीज़ दिखाई बड़े तरीके से, और वो काफ़ी जो है अपना नेक्स्ट डे काफ़ी जो है देश के काफ़ी अखबारों में भी प्रचारित हुआ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। सेकेंड ईयर में मैं अपना कॉलेज में गया, अपने प्रिंसिपल साहब को दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, और उन्होंने कहा अरे वाह रूपचंद आपने तो कमाल कर दिया। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो क्रिएटिविटी से अगर रिलेटेड की जाए कि हम किस तरह से हम यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। खैर उसी चीज़ से हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर और थोड़ा सा, हालांकि जब इतना मेहनत किया तो मैंने वहाँ से टॉप किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन से। और उसके बाद यू मस्ट बी ऑन क्लाउड 9 दैट टाइम। ये सर आकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो जो जो मनी थी मेरे लिए वो बहुत मायने रखती थी। और सबसे बड़ी बात है जब मैं घर पर गया, मैंने दिखाया कि ये देखो 20,000 रुपये मैंने जीता है इनाम में। तो उन्होंने कहा कि ये प्राइज़ आप रखो और आपके जो भी अपना आपकी अब ख्वाहिश हैं, कलर्स हैं, मटेरियल सब कुछ उन्हें आप अच्छे से लो और अपना काम करना शुरू करो। मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर उसके बाद ये चीज़ शुरुआत हुई। फिर मैं जैसे मैंने बताया कि अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो मैंने वहाँ से टॉप किया। उस दौरान जो है अगर बात की जाए आर्ट की, तो साहित्य कला परिषद से एक कैंप जो है लगता है, उसके अंदर युवा महोत्सव होता था। तो युवा महोत्सव हमारा सप्रू इसमें INA में था। तो उसमें 5 कलाकारों को सिलेक्ट किया गया फाइनल स्टूडेंट्स में से, जिसमें एक मैं भी था। तो वहाँ पर जो है मेरी जो पहली पेंटिंग थी, पहली जो ड्राइंग थी, एक स्केच था, वो जो है उसमें सिर्फ 50 रुपीज़ का बिका। वहाँ से वो शुरुआत हुई। तो ये चीज़ थी। उसके बाद अगर उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, तो अब मेरी जो पहली प्रदर्शनी थी, मतलब क्रिएटिविटी हर चीज़ में किस तरह से ऐड होती है, वो मैं एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। जब मैं उसमें गया, अपना पहली प्रदर्शनी थी 97 में, तो उसमें भी इसी तरह से जो है अपना साहिब सिंह वर्मा जी जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के थे, उनसे हमने उद्घाटन करवाया, जिसका मैंने वीडियो भी अपना यूट्यूब पे एक डाला है, उसकी स्टोरी। तो हम आप उसे वहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ ये ख्याल आया कि जी हम जो पहली प्रदर्शनी है, जो बड़े बड़े लोग हैं क्या वो हमारी प्रदर्शनी में नहीं आ सकते। तो हमारे वो जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने जो है कहा कि नहीं क्यों नहीं आ सकते। तो उन्होंने हेल्प की, कह आप वहाँ पे जाइए, उनसे समय लीजिए, वो बताएंगे। तो हम वहाँ गए, सिंपली उनसे समय लिया और बाद में देखा गया कि उन्होंने समय दिया। और 97 में हमारा पहला प्रदर्शनी थी ललित कला एकेडमी में, जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने उद्घाटन किया। और मैं लकी था कि सेकंड डे ही हुसैन साहब वहाँ पर एक और प्रदर्शनी में आए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने हमारी भी प्रदर्शनी आर्ट गैलरी को विज़िट किया, और वो मेरी उनसे बात भी हुई और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया साइन करके हमारे कैटलॉग पर। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अनीता गोयल जी पूछ रहे हैं हाउ डू यू यूज़ क्रिएटिविटी इन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। जी देखो, क्रिएटिविटी का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की अगर बात की जाए, तो जब तक हम रियलिस्टिक नहीं जानते, हाइपर रियलिस्टिक नहीं जानते, उसके जो हर पक्ष नहीं जानते, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सही मायने में सबसे मुश्किल आर्ट है। तो क्योंकि उसे कम से कम में और ज़्यादा बात बोलनी पड़ती है। तो ये ज़रूरी, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें नॉलेज होना, हमें पता होना कि भाई हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि तो इसलिए सबसे पहले तो समझना, टेक्निकल ज्ञान होना
किसी भी चीज़ का जो भी आप अपना अगर मान ली कैनवस पे करने जा रहे हैं, तो अगर आप वाटर कलर में करने जा रहे हैं और जी अक्षय सिन्हा जी नमस्ते, अनीता गोयल जी, अक्षय रविंद्र कुमार तंवर जी, थैंक यू सो मच, आपका आए, शुक्रिया आपने विजिट किया। तो मैं वही बता रहा था कि रियलिस्टिक से लेकर हाइपर रियलिस्टिक से लेकर और एब्स्ट्रैक्ट तक की लोगों को आजकल क्या थोड़ा सा सोच में आ रही है कि हाँ कि भाई किसी को दिख रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट बिक क्या रहा है, तो भाई लोग चाहते हैं कि अच्छा उसका स्टाइल ऐसे है या इस तरह से बिक रहा है तो मैं भी ऐसे करने लगूं, है ना। तो थोड़ी सी सोच इस तरह की हो गई है लोगों की, तो जो कि बहुत गलत है। असली में जो उस लेवल तक कलाकार को किसी को जाना है तो पहले उसे उसकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा। उसकी अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन आप दे सकेंगे। तो आपको उसके जो बेसिक्स रूल्स हैं वो आपको जानने पड़ेंगे आर्ट को, कि पहले आपको रियलिस्टिक क्या है, हाइपर रियलिस्टिक क्या है, फिर सेमी रियलिस्टिक क्या है, किस तरह से फिर हम उसे आगे धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं, अपने थॉट्स को किस तरह से हम पहुंचाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड में अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात की तो अभी मतलब लास्ट मतलब दिल्ली आर्ट मतलब आर्ट फेयर, जो इंडिया आर्ट फेयर आप सभी ने विजिट किया होगा, तो आर्ट फेयर में क्या हुआ, तो मैं वहाँ पर जो एक आर्ट आर्ट गैलरी का जो था उसमें मेरे ख्याल से दिल्ली आर्ट गैलरी का सबसे बड़ा जो है वहाँ पे ग्रुप उसका वो लगता है एग्जीबिशन का। तो वहाँ पर प्रभाकर बर्वे जो हमारे आर्टिस्ट रहे हैं आप सभी को मालूम है, तो ऐसे प्रदर्शन में देखता रहा और वहाँ पे देखा कि भाई पर उस पेंटिंग में क्या था, वो मज़ेदार वाली बात है। ब्लैंक कैनवस पूरा वाइट, और सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर ही, और प्रॉपर तरह से उसकी प्रेजेंटेशन सामने लगाई हुई, आपने देखा भी होगा जिन्होंने विजिट किया होगा। तो और वहाँ पर उस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस करके थोड़ा रिबन वगैरह लगा रखा था, कोई पास ना आ जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस से आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखी हुई प्रभाकर बर्वे जी के बारे में। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं पेंटिंग तो देख ही रहा था सब कुछ, लेकिन उससे ज़्यादा देख रहा था लोगों का जो आना, उसके प्रति आकर्षित होना, और ये जानना कि यार ये मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ है। वहाँ पे और भी पेंटिंग थी लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं पर ही। तो मेन क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटिविटी की जैसे बात की अभी हमारे जो है अनीता जी ने एब्स्ट्रैक्ट की जो बात की, तो वो मेन चीज़ है पहले जानना समझना। एक इंसान है जिसने सब कुछ ही जान लिया, सब कुछ पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमारे पास सब कुछ मिल गया, फिर उसके बाद क्या, वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने जो एक खाली जो कैनवस है उनमें भी पूरी डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखी हुई थी कि भाई कैनवस बेशक खाली है, लेकिन उस खाली कैनवस पे उन्होंने सिर्फ साइन किए हुए थे, सिर्फ प्रभाकर बर्वे। तो उसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन, भाई उसमें भी एक टेक्सचर है, एक फीलिंग है, उसमें भी मोटाई है, चौड़ाई है, उसमें हर तरह से अलग अलग उसका एक्सपेक्ट है। तो आर्टिस्ट के जो विचार हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जो हम इस समय बात कर रहे हैं तो वो भी हमें कैनवस पे ले जा सकते हैं, और उसमें भी हमारा सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबॉलिक चीज़ें हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर रूपचंद इस तरह से दिखता है तो अगर कोई एक लाइन खींच सकता है तो वो भी एक तरह से रूपचंद हो सकता है। शुरू शुरू में मुझे भी दिक्कत आती थी, तो भाई एक बार मैं किसी गैलरी में गया और वहाँ पे देखा कि बिल्कुल पेंटिंग, फुल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, और सारा कुछ इस तरह से रंग वगैरह सब कुछ। जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय मैंने विजिट किया, मेरे भी मन में ये ख्याल आया कि यार ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन में किस तरह से क्या चीज़ बनाई है। तो मैं किसी तरह से, हालांकि जो यंग कलाकार होते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बड़े कलाकारों से बात करने में, तो मैं उनके पास गया, कलाकार के पास। मैंने कहा सर एक सवाल है मेरे मन में, अगर आप बता सकें। कह रहे बताओ बेटा क्या बात है। कह रहे कि सर ये आपने जो पेंटिंग बनाई है इसमें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन वगैरह ये सारे कलरफुल इस तरह से हैं, लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ क्या है। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं बताता हूँ, इधर आओ। तो उन्होंने ये वाली बात की कि भाई देखो ये जो लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये इस तरह से रंग है, ये जो पेंटिंग है ये मैंने डिपिक्ट की थी जो अभी कुछ समय पहले जो है जम्मू कश्मीर में एक ब्लास्ट हुआ था। तो वहाँ पर जो है उसमें काफ़ी कुछ लोग मारे गए थे। उसके अंदर ये जो पैच है ये एक मदर है, ये जो एक पैच है वो एक चाइल्ड है, उसका एक ही बच्चा था। बाद में जब पता चला वो जो है एक्सपायर हो चुका था उस इंसिडेंट में। तो लेकिन जब वो बता रहे थे ना तो मेरे जो है मतलब जो है रोंगटे खड़े हो रहे थे उस बात को।
और मैं उसकी डेप्थ को जान पा रहा था। मेरे को यार क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है, मतलब जो सिर्फ रंग ही रंग दिख रहे थे सारा कुछ, और वो इस तरह से बिल्कुल उसमें डिपिक्शन उन्होंने दी गई थी। और उन्होंने कहा ये मुश्किल से मेरे से जो है करीब आधे घंटे में पेंटिंग बनी है मेरे से, ऐसे कुछ। तो मुझे काफ़ी प्रभावित हुआ उस चीज़ को, और वो सारा मंजर नज़र आ रहा था उस समय, हालांकि वो डिटेल में नहीं थी सारी चीज़ें। अब वो बात आती है कि भाई अब फिर भी मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी। मैंने कहा सर एक बात बताइए कि आप इसे पूरा तरीके से भी तो बना सकते थे, रियलिस्टिक तरीके से सब कुछ नज़र आ जाए, कि पता चले कि भाई ये आदमी है, ये इस तरह से है, सारा कुछ है, जो आम लोग भी समझ सकें, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी बात हो सकती थी। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात बता रहा हूँ, जो मेरे उस समय जो थॉट था ना, जो मैंने मंजर देखा, जो समझा उस चीज़ को, मैं रहा नहीं गया। मैं तुरंत घर पर आया, मेरे कलर्स मैंने खोले, कैनवस मेरा लगा हुआ था, तुरंत मेरे मन में जो जो ख्याल थे ठक 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 बनाता 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 मैंने ये पेंटिंग पूरी कर दी। अगर मैं एक एक डिटेल में चला जाता, एक एक बात में बनाई जाती, तो फिर शायद वो मेरे मन से जो है चीज़ें निकल जाती, मेरा जो थॉट है मन से निकल जाता, कुछ रह पाता, कुछ नहीं रह पाता। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि किस तरह से हम उसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। बस यही है कि आपका जो थॉट इम्पोर्टेंट है, और जो भी हो अपना हो, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ अभी कुछ समय पहले, हालांकि ये बहुत अच्छा मौका है मुझे आपसे शेयर करने के लिए, और ख़ासकर न्यू जनरेशन जो है, तो न्यू जो जनरेशन है खासकर मैं उनके लिए, और खासकर जो कला में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए खासकर, और खासकर अपने भारतवासियों के लिए मैं अगर बात करूं, क्योंकि क्रिएटिविटी देखो जब तक नहीं होगी ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितना मर्जी आप काम कर लीजिए, बात कर लीजिए, कहाँ है क्रिएटिविटी? सिर्फ 5%, 2%, 3% लोगों में। भाई कोई किसी की पेंटिंग बिक रही है, हाँ जी हम भी उसी की तरह बनाने लगे, किसी का कोई इस तरह से काम कर रहा तो हम भी ऐसे करने लगे, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया, चलो जी कर दिया सब कुछ। क्रिएटिविटी की बात कोई कर ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से काम होना चाहिए, नहीं चल रही। जो बाहर के देशों में देखिए, करीब पिछले 4-5 साल में 8-10 कंट्रीज में विजिट किया, वहाँ पे देखकर पता चलता है किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी खासकर न्यू जनरेशन को जानना कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम जो है हमारी पेंटिंग बिके, ये काम हो। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो अब गैलरी से हैं, उनसे मेरी इंडिया आर्ट फेस्टिवल में एक बात हुई ऐसे मिलते हुए, तो उन्होंने जो है ऐसी बात करते हुए मैंने कहा सर कैसा लगा, तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि यार ठीक है, लेकिन रुपचंद बस मैं क्या कहूँ। तो कह रहे कि जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं मिल पाया। और रही बात मैं इसकी बात करूँ तो अभी एक कंपटीशन हुआ था जो किड्स वेंचर एड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऑनलाइन कंपटीशन किया था। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उसमें जज करने का मौका मिला, और उसमें बड़े बड़े जजेस भी थे। उसमें हमारे अजय कुमार समीर जी थे और अपना दूसरे और कलाकार भी थे जजेस। तो उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का पूरा लिंक दिया, हमारा पासवर्ड दिया, उसे मार्किंग करनी थी। तो मेरी जो कैटेगरी थी एक, हालांकि जो सीनियर कैटेगरी मुझे दी गई, और उस कैटेगरी में जो है मुझे देखा मैंने करीब जो एंट्रीज आई हुई थी करीब 700 के आसपास आई हुई थी। तो ईच एंड एवरी वन मैंने उस पेंटिंग को देखा सब कुछ। तो लेकिन मैं हैरान हूँ, सिर्फ उसमें अगर 700 पेंटिंग में से अगर बात हो, सिर्फ एक ग्रुप की जो ई ग्रुप था वहाँ पर, जो फ्री ग्रुप था, कोई कुछ भी बना सकता है, उसमें से मुश्किल से जो है अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए तो करीब 50-60 पेंटिंग ही थी। बाकी जो पेंटिंग कमाल है, लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है नहीं करना है। 50% वर्क कॉपी थे, फेसबुक इधर उधर अपना अपना वहाँ से लेके गूगल से इधर सब कुछ है। कुछ जो काम थे क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए तो बस बना रहे हैं, जो दिख रहा है बना रहे हैं, काम हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो ठीक है, समझ में आता है, उतना होनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर की चीज़ क्या है? अगर आपको कलर फेंकने आते तो फेंकिए ना, आपके अपने होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर से एक वो बात आनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या।
भाई आप ओरिजिनल, आपका शरीर ओरिजिनल है, आप इस दुनिया में आगे कहाँ से आ गए ये देखिए ना। तो हम किसी और दूसरे की बात क्यों करें? अमिताभ बच्चन अच्छी आवाज़ निकालता है, हम भी उसी की तरह आवाज़ निकाल रहे लग रहे हैं। लता मंगेशकर गाना गा रही है तो हम भी वैसे गाना गा रहे हैं। हमें दिखता है यार ये एक जो आर्टिस्ट है इनकी पेंटिंग बिकती है, अरे यार ऐसे स्टाइल बना लो, ये काम कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो। नहीं, हम गलत राह पे जा रहे हैं। तो मैं जो उन गैलरी ओनर की बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार क्रिएटिविटी कहाँ है रूपचंद, मुझे बताओ, हमें तो आर्टिस्ट चाहिए। उन्होंने कहा मुझे यार आर्टिस्ट भेजो, हमें आर्टिस्ट चाहिए। कमी नहीं है गैलरी वालों के पास, हम गैलरी वालों को दोषी कर ठहराते हैं। हम जो है अपना और लोगों को दोषी ठहराते हैं, मतलब आर्ट कलेक्टर्स को दोषी ठहराते हैं, यार काम नहीं ले रहे, काम इस तरह से नहीं हो रहा है, हमारी तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये बातें हैं ना, कोई बताएगा नहीं, ये अंदर की बातें हैं कुछ। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो बात की, उन्होंने क्या थी, क्रिएटिविटी। कहाँ है क्रिएटिविटी? जो कुछ है आप अपने आप को ढूंढिए। दूसरे देखो प्रेरणा जरूर लीजिए, वो होनी भी चाहिए, हमने भी ली है, हमने भी मास्टर्स को कॉपी किया है, हमने भी अपने सीनियर से सीखा है बहुत कुछ, ऐसे नहीं कि नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं पेंटिंग बना देते हैं और अपना अपना साइन कर देते हैं, ये भी गड़बड़ है। तो आप पेंटिंग्स बनाइए, ठीक है, अगर किसी कॉपी करे सब, अगर सोशल पे डाल भी रहे हैं, वैसे तो ना डालें, डाल भी रहे हैं तो आप बता दीजिए कि भाई ये एक जो है प्रैक्टिस वर्क है, ठीक है, या एक उस आर्टिस्ट का वर्क है। मेरे पास जो है मैसेज बॉक्स में काफ़ी आर्टिस्ट ने भेजा कि रूपचंद सर आपने जो है ये पेंटिंग जो बनाई थी वो देखो एक ने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी किया हुआ इस तरह से। मैंने चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें थोड़ा सा नहीं पता होगा। तो ऐसा जाने अनजाने में हर किसी के साथ होता है। तो हमें देखो, मैं जो हमारे पूरे देश के जो कलाकार हैं, मैं अगर अपने इंडिया की बात करूं, कि भाई थोड़ा सा संभलिए, देखिए, प्रेरणा लीजिए, सीखिए उनसे। क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए कि कैसे कलर्स हैं, कैसे ड्राइंग है, कैसे परफेक्शन है, किस तरह से, हाँ, अपने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे सीखिए, उनके काम से जानिए। लेकिन उसमें फिर अपनापन कैसे ला सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ अपना डाल दीजिए, वो बहुत ज़रूरी बात है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कुछ में क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट सर, ओरिजिनल होना चाहिए। थैंक यू जी संतोष जी। आकाश ने, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी का पनपने देता है या उसे दबा देता है? बिल्कुल सही कहा अक्षय सिन्हा जी, बिल्कुल। वो ये कहीं ना कहीं कमी है, हमारी कमी है, हमारे कुछ एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि उस चीज़ को निकालना, जो असली जो बेसिक चीज़ें हैं उसे हमें देखना पड़ेगा, हमें उस तरीके से उन्हें थोड़ा सा आज़ाद करना पड़ेगा। एक सिलेबस तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा कि भैया ये आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस के अंदर वो कंप्लीट करना है। लोगों का क्या मेंटेलिटी है, हाँ जी, कम से कम साल भर में जो है हमें 500 चीज़ें सिखानी है, 100 चीज़ें सिखानी है। नहीं, मैं हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, आप थोड़ा सीखो, ज़बरदस्त सीखो। आप सिर्फ एक ही सीखो 6 महीने में, क्या प्रॉब्लम है? आपने एक चीज़ तो आई नहीं, दूसरे की तरफ चल दिया, तीसरे की तरफ, चौथे की तरफ। हम ये कहते हैं, मेरी ये टैगलाइन है, हम बच्चों को बार बार ये कहते हो, थोड़ा सीखो, जबरदस्त सीखो। मैंने ये एक लाइन करके मैंने डाली हुई थी अपने फेसबुक पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई पहले एक चीज़ क्लियर तो हो, फिर उस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, समझें कि भाई एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो इसलिए हमारे जो सही में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हमें सोचने की ज़रूरत है, टीचर्स को भी सोचने की ज़रूरत है। और कुछ कुछ ऐसा भी रहता है जो सुनने में आता है कि भाई कुछ ये भी रहता है कि भैया कुछ ऐसा ना सिखा दो कि भैया वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, कहीं वो हमें ही ना खा जाए। ये भी सुनने में आती हैं चीज़ें, मतलब ये सुनकर मैं हैरान था, मतलब ऐसा भी चीज़ें हो जाती है। यस सर, एजुकेशन सिस्टम शुड इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो आप सभी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप अगर शेयर करें तो उससे ये रहेगा कि थोड़ा सा और जो लोग उसमें जुड़ पाएंगे और इसमें अच्छी कन्वर्सेशन हो पाएगी। तो थोड़ा जैसे समय की भी बात चल रही है तो उसमें साथ साथ में कुछ अपने वर्क से भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दिखाना चाहूँगा। इस बीच में आपके जो कुछ सवाल हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरा आप सबसे जो है हाथ जोड़ से निवेदन है, खासकर जो न्यू जनरेशन है, जो कलाकार है उस लेवल के, भैया हमें कला फील्ड में तो कम से कम उस परचम तक लहराना है, वहाँ तक जाना है।
मेरी इच्छा शक्ति थी कि भैया कुछ करना है तो करना है, साफ सीधी सी बात है। उसमें कोई ये माध्यम नहीं, ये नहीं करता कि आप किस इंस्टीट्यूशन से जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, आपने कहाँ से पढ़ाई की नहीं की। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स से बेशक नहीं किया था, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उस समय के आसपास अगर जो प्रिंसिपल मेरे ख्याल से रहे वो अपना वीरेंद्र सेन गुप्ता जी, तो बाद में अगर देखा गया तो मेरी जो चित्रों की प्रदर्शनी सोलो शो रविंद्र कुमार तंवर जी भी उसमें मौजूद थे। तो हमें उमेश सोइन जी ने एक वो जो आर्ट क्यूरेटर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें मेरी और सिर्फ उन्हीं की पेंटिंग्स थी। तो ये मेरी कितनी बड़ी मतलब सौभाग्य की बात रही। हम 2 मैन शो था, और बाद में मुझे बताया सोइन साहब ने कि ये उनके लाइफ का 2 मैन शो पहला था जिसमें सिर्फ 2 लोग जो है पहली बार जो है किसी प्रदर्शनी में थे। तो ऐसी बात नहीं है। और फिर सोच अपनी बड़ी रखिए, जितनी बड़ी सोच रखेंगे उतना ही आप उस लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। ये जरूरी है। हम अशोक विहार में रह के इस तरह से रह के हमने सोचा कोई बात नहीं, अशोक विहार लोग अरे क्या कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, यहाँ पे कौन आएगा, कैसे आएगा आर्ट को। मैंने कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, तरीके अपनाएंगे, काम होगा, तरीके अपनाएं। हमारी जो पहली स्टूडेंट थी वो मिसेज रेनू जैन थी, और वो हमारे से सीखते रहे, करते रहे इस तरह से। वो अमेरिका से थी, अमेरिका में गई, वहाँ पर अपना पहुँची, और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए वो आती थी फिर चली जाती थी, ग्रीन कार्ड होल्डर है वो। तो ऐसे विचार आए कि सर ऐसे कुछ क्या किया जाए, वहाँ पर कुछ सोच रहे हैं। मैंने बताओ क्या चीज़ है, कह रहे कि बताइए आर्ट से रिलेटेड। तो मेरी जो पहली स्टूडेंट थी फाइन आर्ट की, जो हमने इंस्टीट्यूट खोला, तो वो वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन को चला रही हैं यूएसए में, कैलिफोर्निया में। तो ये मेरी बड़ी लिए सौभाग्य की बात थी। तो एक बात कुछ करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं अगर और बात करूं क्रिएटिविटी की या कुछ है, तो कुछ मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जैसे एक टाइम की बाउंडेशन है, क्रिकेट बॉल मैंने एक बनाई, जो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं कि जब मैं एक क्रिकेट बॉल बनाई मैंने, जिसपे जो एक पता चला जावेद मियादाद उस समय जो है इंडिया के समय यहाँ पे विजिट में थे, और जी न्यूज़ ने एक जो है कैंपेन शुरू किया हुआ था कि जावेद आपके शहर में एक प्रोग्राम करके, काफ़ी समय की बात है। तो मुझे एक आइडिया आया कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस समय जो तनाव है वो कम हो, तो भारत पाकिस्तान के हिसाब से। तो फिर मैंने एक वो क्रिकेट बॉल के ऊपर जो है अपना एक पेंटिंग मैंने बनाई, जिस पे एक तरफ भारत पाकिस्तान फ्रेंडशिप को दिखाया था और दूसरी तरफ जो है लोटस टेम्पल को, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट प्रोग्राम होना था जी न्यूज़ की तरफ से वो लोटस टेम्पल में होना था। तो वो पीस को एक सिम्बॉलिक करके दिखाया था। तो वहाँ पर मैं फिर उनसे फ़ोन पे मैंने कहा कि जी मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इस तरह से मैंने पेंटिंग बनाई और मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ जावेद मियादाद साहब को, एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो उन्होंने टीम से बात की, तो उनका फ़ोन आया कि आप शाम को 5 बजे तक यहाँ आ जाइए, फिर लाइव चलेगा जी न्यूज़ पर, और आप उस हिसाब से आप पहुँचिए, फिर देखते हैं। मैं पहुँचा वहाँ पर, देखा मैंने जो बॉल थी, और उस पर जो है उन्होंने कहा बड़ा पसंद आया। तो पहली रो में वहाँ बिठा दिया, मैं था, और भी काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे बैठी हुई थी। जावेद मियादाद वहाँ पे थे, और ऋचा अनिरुद्ध उस समय जो एंकर थी उस समय पे वो अपना उन्हें एंकरिंग कर रही थी। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए, और फिर मौका आया कि भाई आपके लिए काफ़ी नायाब तोहफे जो इधर उधर से आ रहे हैं, ऐसे दिल्ली के जो चित्रकार रूपचंद है वो आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। तो मुझे बुलाया गया उस लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में, और मैंने उन्हें उसे गिफ्ट की। तो उस गिफ्ट को जो है उन्होंने बहुत देखा और बहुत सराहा कि अरे वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है। उसी अशोक चक्रधर जी भी साथ में मेरे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया था, और उसके बाद वो आए तो उन्होंने कहा तो कि भाई मैं इस बॉल को वहाँ पे लेकर जाऊँगा पाकिस्तान में, और वहाँ पे इसकी प्रदर्शनी लगवाऊँगा, और ये कहूँगा कि ये सिंबल ऑफ पीस देखो मुझे इंडिया से मिला है। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा कि देखो एक तरफ ये भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है, ये कह रहे नहीं नहीं, जो अशोक चक्रवर्ती जी ने बोला, कह रहे ये नहीं है, देखो इधर भारत पाकिस्तान एक साथ है, और पीछे लोटस टेम्पल है, जो कि बिल्कुल बैकग्राउंड में लोटस टेम्पल, हम लाइव वहीं से प्रोग्राम कर रहे थे। तो एक आर्ट हमारी जो है, क्रिएटिविटी हमारी किस तरह से कहाँ तक पहुँच सकती है, तो कुछ मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचने की बात की, तो मैं आगे बढ़ा।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो अगर डिटेल में कभी और मौका मिलेगा बताई जाएगी, तो समय की थोड़ी पाबंदी है। तो मैं थोड़ा सा और चीज़ बता देता हूँ। एक वॉल पेंटिंग थी जो कि इधर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में वॉल पेंटिंग का एक आयोजन किया गया, और बाद में पता चला वो कंपटीशन भी था। तो फ्लेवर ऑफ आर्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और उन्होंने जो है उस चीज़ को कहा कि ये सारे तो अब काफ़ी वॉल्स उन्हें मिल गई हैं, लेकिन कॉर्नर की वॉल जो एक थी वो आपको जो है ये आपके लिए सुरक्षित छोड़ी गई है। मैंने जी कोई बात नहीं। तो एट ए टाइम उस चीज़ को सोचा कि क्या बनाया जाए, किस तरह से। तो कॉर्नर की वॉल थी, तो आप उसमें मैंने एक बुद्धा का जो है फेस जो है काफ़ी बड़ा सा उसमें मैं बनाया। करीब 2-2.5 घंटे, मतलब 2-3 घंटे का समय था उसमें, उस समय को लिया। और बाद 500 के करीब आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से थे। बाद में पता चला कि वो जो फर्स्ट प्राइज़ था वो मेरा था, तो वो काफ़ी खुशी हुई ये जानकर। और उसमें ये सारे चीज़ देख के असली चीज़ था जो सेंटर जो कॉर्नर वॉल थी वो किस तरह से उस चीज़ को क्रिएट किया जाए। तो ये सारे इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स रहे। अब थोड़ा सा जो है मैं कुछ वर्क्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें दिखा देता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बात की जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं अंजलि जी से भी इस फ़ोन पे ये वाली बात बता रहा था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो मैंने गुलजार साहब जी के लिए काम किया। उनके लिए जो है कुछ उनकी कविताओं और पोइट्री कविताओं और उनके जो सॉन्ग्स के ऊपर जो है मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई, जिसमें एक ये प्रदर्शनी जो है करीब 2012 में जो है लगी थी, शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो मेरी जो पेंटिंग थी माँ, जो माँ उनकी एक कविता है, तो उसमें शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा हो, देखना पड़ेगा। तो ये थी, और ये गुलजार साहब के साइन उन्होंने जो मुझे ऑटोग्राफ करके दिया, और इस पेंटिंग को देख के वो भावुक हो गए। इसमें जो माँ जो लिखा गया और उसमें जो ये कविता लिखी गई है, यहाँ पर ये इनकी कविता है माँ से रिलेटेड गुलजार साहब की, और उसमें एक एक चीज़ के एक एक एलिमेंट को मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ये एक मेरे लिए एक उपलब्धि रही। और इसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पर अरे वो हेनरी उनका एक जो है प्ले है, उसमें मुझे सौभाग्य मिला स्टेज डिज़ाइनिंग करने का गुलजार साहब के प्ले के लिए। तो ये जो है अपना मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उसमें सलीम आरिफ साहब का, जो उसमें डायरेक्टर थे। तो वो भी एक क्रिएटिविटी की पार्ट थी। कुछ अगर बात की जाए, ये कुछ स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस के, उनके लिए कुछ ये मैंने बुक्स का कवर और अंदर के इलस्ट्रेशंस, जिसमें काफ़ी भाषाओं में ये बकासुर करके ये पब्लिश हुई। रियल इंसिडेंट्स पर ये बनाई गई थी। उन्होंने जैसे थॉट्स दिया उस हिसाब से हिंदी में और इंग्लिश में ये सारी जो है ये बनाई गई। इसके अंदर जो कवर पेज है बकासुर दिखाया गया था। ये जो बुक है इसके अंदर सारे रियल इंसिडेंट्स हैं उनके, जो उनके पुलिस महकमे के दौरान जो रियल इंसिडेंट्स हुए थे उन सब की कहानियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें और अंदर के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो सारे अकॉर्डिंग जो ये उन्होंने लिख के मुझे दिया। और अंदर के जो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं अकॉर्डिंग टू जस्ट ये सारी चीज़ें वो मैंने इसमें बनाई हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीज़ें एक और मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। काफ़ी ये एक पुस्तक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। इसके पीछे क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए, कहानी अगर की जाए, परिव्रत पद्मा बिनानी जी की ये चीज़, अगर इसका कवर देखा जाए, ये 75 इयर्स की जो पद्मा बिनानी जी, बिनानी सीमेंट के जो ओनर हैं, उनकी मदर, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और इसके अंदर जो 75 कविताएँ हैं, 75 कविताओं पर एक बुक उन्होंने ये रिलीज़ करनी थी जो ये परिव्रत नाम से। और इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ करीब आधे मेरे पेंटिंग इलस्ट्रेशन है और आधे किसी और आर्टिस्ट के, लेकिन कवर डिज़ाइन ये मेरा है। तो वो काफ़ी अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए, वो पद्मा बिनानी जी ने ये अपना ये मुझे लिख के भी दिया ऑटोग्राफ। और दुर्भाग्यवश वो इस वर्ष इस दुनिया में जो है नहीं रही, तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ इस
इनके माध्यम से। तो बनानी सीमेंट के आप आपने देखा होगा जो नाम है उनके, जो CEO हैं उनकी मदर, और इस तरह से नाम। तो इसमें अलग अलग तरीके से जितनी भी पेंटिंग्स हैं ज़्यादातर आदि करीब आदि, जैसे समय है तो समय को और घड़ी को इस तरह से डिपिक्शन, उनकी जो कविता, ये सारी चीज़ें ये अलग अलग। तो पूरी ये प्रेजेंटेशन करके बहुत तरह तरह की, अगर ये देखा जाए, एक ये जैसे पूजा के फूल है, तो ये मेरा आइडिया पूजा के फूल अगर देखा जाए तो वो इसका जो भावार्थ यही था कि भाई क्यों तोड़ते हो, जब भगवान हर जगह हैं, अब मुझे ही तोड़ के जो है अब मुझे ही चरणों में चढ़ाओगे। तो ये मैंने इसके लिए एक ये पेंटिंग बनाई कि भाई वो फूल कह रहा है कि भाई मैं तो कृष्णा के रूप में दिखाया, और ये कहा कि भैया क्यों तोड़ रहे हो मुझे, हाँ मुझे ही तोड़ के मेरे चरणों में चढ़ाओगे। तो बहुत ही सुंदर ये कविता पूजा के फूल करके जो कविता उन्होंने लिखी। तो इस तरह से बहुत सारी ये क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए, पहले समझना, देखना, करने से बहुत सारी कविताएं हैं वो चीज़ देखी जाएंगी। तो और फिर हाँ, इसकी मैं बताना चाहूँगा जो कवर के मैंने बहुत डिज़ाइन बना के भेजे, और उसके बाद उन्हें कोई पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा कि एक दिन फ़ोन आया, रुपचंद जी आपकी कल की फ़्लाइट की टिकट करा दी है, अब यहाँ बॉम्बे आ जाओ। मैंने जी कल आ जाए, करे हाँ बस जल्दी से। अब मना नहीं कर सकते थे, चलो जी कोई बात नहीं। तो फ़्लाइट की टिकट करा दी और वहाँ पे मैं वहाँ पहुँचा, और उसके बाद उन्होंने जो है अपना BMW गाड़ी भिजवाई, और उस हिसाब से उसमें सफ़र करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे, घर तक। और फिर कह रहे कि अब थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन आप देखो क्या है वहाँ पे, और भी काफ़ी जो है अच्छे अच्छे मतलब नामी ग्रामी लोग बैठे हुए थे। तो अगर ऐसे बनाता रहा सब कुछ है, फिर एकदम आइडिया आया मुझे। मैंने कहा जी मैं परिव्रत नाम है और 75 साल मैडम के हो गए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैडम का जो थंब इम्प्रेशन है, तो वो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर और थोड़ा सा ये आप देखें तो इस पर थोड़ा सा एम्बोज हो, ये फील जो अगर आप पास से देखें थोड़ा सा ये एम्बोजिंग में है। तो वो देख के मतलब सुन के काफ़ी जो है खुश हुए। तो जो मतलब जिन्होंने मुझे बुलाया था, फिर वो मुझे उनके पास ले गई, मैडम के पास। तो कह रहे मैडम ये इनका ये आइडिया जो है, और ये इस चीज़ को आप देखिए, और ये अपना ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि आपका थंब इम्प्रेशन आ जाए और सब कुछ। तो वो सारे के सारे जितने थे बड़े खुश हुए कि अरे वाकई आइडिया आ गया। तो आइडिया, अगर इनोवेशन की बात की जाए, आइडिया की बात है, देखो ऐसे आइडिया और वो एक बुक के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें देखा जाए तो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के इसमें मैसेज हैं, इसमें अमिताभ बच्चन साहब के भी मैसेज हैं, और मेरा जो है ये सौभाग्य मिला ये चीज़ मिलने से, ये अमिताभ बच्चन साहब के मैसेज हैं, उनका साइन है। तो इतने बड़ी पर्सनैलिटी वहाँ पे मिली सब कुछ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने बस सिर्फ एक आइडिया देने के बहुत अच्छा पे किया मुझे। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिविटी आपकी सिर्फ, देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक आइडिया आपका किस लेवल तक जा सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें कुछ, और मैं पेंटिंग्स अगर बात करूँ कुछ मैं फटाफट मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि समय की जैसे पाबंदी है। तो कुछ ये मेरे ड्राइंग वर्क हैं जो रिसेंटली चल रहे हैं। तो जैसे ये अगेन जो थॉट्स हैं उसे हम उसके अकॉर्डिंग ये कैनवस के ऊपर तो ये कैनवस पर मैं ड्राइंग है। अगर मेरा जो अवार्ड है वो आईफेक्स में आया 2007-8 की ये बात है, और वो जो ड्राइंग सेक्शन में, तो उसमें कैनवस पर ही मैंने इस तरह से पेन वर्क से ड्राइंग की थी 3x3 फीट की। तो इस बीच में मैं थोड़े थोड़े ये ड्राइंग में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं जो है अपना सररियलिज्म में काम करता हूँ, और जो अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे जो थॉट्स चलते रहते हैं वो मायने रखते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि आप जो भी हैं अपने आप निकाल कर उसमें सामने रखिए। ये हालांकि एक काम है अभी थोड़ा चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं ड्राइंग। तो हमारे साथ रविंद्र तंवर जी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी जो है उनका कला बिन करके जो है अपना एक प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। तो उसमें हर वर्ष, इस वर्ष जो होनी थी वो जो है अपने अगले साल मई के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है, जो इसमें विजुअल आर्ट गैलरी में रहेगी। तो इसके लिए भी मैं बता दूं, और कुछ और वर्क्स जो लॉकडाउन के दौरान मैंने बनाए,
और फिर उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये अपना लॉकडाउन के दौरान कुछ मैंने काम किए वाटर कलर में, और इसमें डॉक्टर को मैंने जो है इसमें जो दर्शाया है एक गॉड के रूप में। तो ये क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए, थॉट्स की बात की जाए, किस तरह से ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि कैसे चीज़ जा रही हैं। जो पहली पेंटिंग मैंने बनाई थी लॉकडाउन के दौरान, तो अगेन सबसे पहले क्या किया जाता है, थॉट जो है उसे सोचना है, उसके बारे में जो एलिमेंट्स हैं उसे आपको समझिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स को जो है अपना उसमें कैसे प्रदर्शित सुंदर ढंग से कर सकते हैं जो किसी ने ना सोचा हो। तो इसमें इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश करी है। जैसे ये 21 दिन का सबसे पहले लॉकडाउन शुरू किया था, तो इसमें ये मैंने मास्क दिखाया है, इंडिया गेट, और ये लॉक बनाया, और ये इसमें 21 यहाँ पर ये लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ रही। जो ये पेंटिंग पूरा काफ़ी देश भर में प्रचलित रही, काफ़ी मीडिया ने इसे सराहा और प्रदर्शित भी किया। ये अपना पलायन की मैंने पेंटिंग बनाई है, इसमें रोटी का और इस तरह से जो सीन है वो चीज़ डिपिक्ट करते हुए किस तरह से कोरोना जो है अपना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच अंजलि जी। तो कि जो देखो बाहर लोग घूम रहे हैं किस तरह से अपनी आगोश में कोरोना जो है अपना ले रहा है, और जो लॉकडाउन में जो अंदर हैं वो बैठे हुए हैं वो कैसे सुरक्षित हैं। तो ये अभी भी हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। तो इस माध्यम से मैं सभी को ये मैसेज भी आपको एक देना चाहता हूँ कि देखो दिन ब दिन कुछ राज्यों में जो है इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं जो केसेस हैं। तो हमें प्लीज़, हमारी जान है तो जहान है, उस चीज़ को हम ध्यान में सबसे पहले रखना है। तो अपना और अपनों का ज़रूर ध्यान रखिए, और जितना भी अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और अपना जो दूसरी चीज़ें उनका ध्यान रखिए। ये पुलिस का मैंने दिखाया था कि किस तरह से जो है अपना, हमें लगता है कि भाई वो थोड़ा कठोर बेशक हैं, लेकिन उनके एक वो प्यार भी है उनके हाथ में, और अपने ये लोगों को इस तरह से वो अपना बचा रहे हैं किस तरह से, और कोरोना उनके चारों तरफ घेर रखा है बेशक। तो ये कुछ मेरी पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग जो है लॉकडाउन के दौरान मैंने बनाई है। एक ये पेंटिंग अगर मैं थोड़ा सीधी करूँ, एक ये आइडिया देखिए, क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए, दिवाली आने वाली है तो बहुत सुंदर मैसेज आप सभी के लिए। दिवाली आने वाली है तो हालांकि पटाखे तो बंद कर दिए हैं, तो दिल्ली में तो खासकर, तो वो चीज़ ना बने, वो चीज़ हमें करना ही नहीं है। और लेकिन इसमें जो मैसेज दिया गया था सोशल डिस्टेंसिंग का, अगर एक साथ अगर सभी हैं तो फिर देखो जो कोरोना का जो वायरस है ना वो सबको उड़ा देगा। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर ये अलग अलग करके हैं सभी जैसे मेंटेन रहेंगे तो उतना ही फ़ायदे में रहेगा। तो संतोष कुमारी जी, वाओ सर, वेरी क्रिएटिव वर्क एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, थैंक यू सो मच, हाउ क्रिएटिव विद द मैसेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो ये अर्थ डे था एक, तो ये पेंटिंग मैंने वाटर कलर की बनाई, तो जिसके अंदर ये अर्थ मैंने दिखाई है, और इसमें ये एक फेस मैंने दिखाया है और सोचते हुए, और इसमें एक गुलाब का फूल जो है इसी के अंदर चाहते हुए, और एक ये जो एक हमारी चिड़िया है, ठीक है, जो गौरैया जैसे बोलते हैं, वो अब धीरे धीरे जो कभी कभी नज़र आए थे वैसे लुप्त सी हो गई हैं, तो हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक पेंटिंग जो अगर देखा जाए, सार अगर देखा जाए आज के सेशन का, तो इस पेंटिंग में आपको शायद नज़र आ जाए सारा जो खेल है वो हमारे इस दिमाग का है। तो आप ये बुक्स, जितनी ज़्यादा बुक्स हम पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन हम लेंगे इस माइंड के अंदर, वो फिर उसके बाद आप जो है पूरी दुनिया पे काबू कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी पेंटिंग है, लेकिन मैं और नहीं दिखाना चाहता। ये एक तरह से आज के सेशन का आप एक तरह से सार समझ लीजिए। क्रिएटिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए किस तरह से आप क्या करना है, कि आपको पढ़ाई करनी है, बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है। जो भी लोग, सिंपल सी बात है, आप जो जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसे जो दुनिया में लोग ऑलरेडी जो बन चुके हैं उनके एक्सपीरियंस को आप फॉलो कीजिए, उन्हें जानिए और उनसे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आइडिया कहाँ से आए, किस तरह से सोचें, आप देखते रहिए उस चीज़ को।
सोचिए कि बिल्कुल डिफरेंट कैसे करना है, आउट ऑफ द बॉक्स। ये पेंटिंग ऐसे नहीं बनी है जो मैं दिखा, बस सोचा गया पहले। हम सोचते बहुत कम है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना जो है ज़रूर सोचिए, और बिल्कुल जब आप डिफरेंट सोचेंगे और बड़ा सोचिए। बड़ा नहीं सोचते हम लोग, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, बस हो जाएगा हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना पढ़ें ज़रूर, इन्फॉर्मेशन लें। आजकल सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपना मीडिया में जो है अपना मिली हुई है, चाहे वो अपना सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, दूसरी चीज़ें हैं। इस तरह से कुछ लाइव जो है वीडियोस होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट समय समय पे आते रहते हैं, कुछ इस तरह से उनसे जानने की कोशिश करिए। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, शेयर करने के लिए, लेकिन मैं अंजलि जी से मैं कह रहा था कि भाई बहुत कुछ है, तो जितना भी अपना मैं बता पाया इस 1 घंटे के अंदर लगभग। तो कभी समय मिलेगा तो और अच्छे से मुलाकात होगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अंश फाउंडेशन का, और स्पेशली अंजलि गुप्ता जी का, कि जिन्होंने मुझे ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, और आप इतने प्यारे प्यारे लोग जो है मेरे साथ जुड़े। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप सभी का प्यार मुझे समय समय पे मिलता रहता है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी खुश रहें, अपनों का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। और जान है तो जहान है। और सोच प्लीज़ थोड़ी सी बड़ी रखिए, जितनी बड़ी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपना जो है अपने आप को निकालिए। किसी भी तरह की कोई भी अगर मेरे लायक कोई सजेशन है, कोई सवाल है, तो आप प्लीज़ मुझे आप ज़रूर दीजिएगा। अब मैं जो है अपना फेसबुक पर भी हूँ और अपना इंस्टा पर भी हूँ। और मेरा एक आपके उस माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूँ। रूपचंद IFA हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है, तो उसमें समय समय पर मैं इस तरह के वीडियोस जो अपनी स्टोरीज़ हैं, तो मैं उन्हें समय समय पर अपना ज़रूर बयां करूँगा, जिससे कि वो आप सभी को भी थोड़ा सा उसमें से किसी को अगर कोई डायरेक्शन मिल जाती तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो थैंक यू सो मच अंश फाउंडेशन, अंजलि जी, एंड आप सभी का जो भी इसमें जुड़े हैं। और उसके बाद जो आप सभी इसके बाद ये मतलब सेशन ख़त्म होगा, काफ़ी लोग जुड़ेंगे और उसे देखेंगे, सराहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जाने अनजाने में कोई अगर ऐसी बात निकल गई हो कि जो आप सभी को हर्ट की हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। लेकिन जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ते हैं। तो करना ज़रूरी है, ये नहीं सोचना कि भाई हम गलती करें तो फिर हम वहीं पर ही रुक जाएं। गलतियाँ होती हैं, आप सबको सभी को मालूम है कि किस तरह से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं, किस तरह से गलतियाँ करके जो है अगर आगे बढ़े हैं, कितने सारे इनोवेशन हुए हैं, और उस इनोवेशन में कितनी उतार चढ़ाव आते हैं, फिर उसके बाद फाइनल एक रिजल्ट आता है। तो ये एडिसन की अगर बात की जाए तो देखो करीब 10,000 बार उन्होंने उस बल्ब का जो आविष्कार था, तो उसमें नहीं हुआ। तो और जो 10,000 एक बार था, वो उसमें जो आविष्कार हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि 10,000 आविष्कार कैसे नहीं हो सकता है, बल्ब कैसे नहीं बन सकता, उसकी एक किताब बना दी। तो ऐसे हमें सोचना है। तो हमें अपनी कमियों से भी सोचना है, और इस तरह से फिर दुनिया को मैसेज भी देना। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच अनीता जी, अंजलि जी, मोनिका जी, और अपना जो जो आज लाइव रहे हैं, अपना संतोष कुमारी जी, एंड अपना रविंद्र तंवर जी, और तो आकाश सिंह जी, अक्षत सिन्हा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच।